क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बच्चों, मैंने कहा था अपने पिछले एपिसोड में कि मैं आज आप लोगों को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बताऊंगा। अब ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, तो इसके बारे में आप समझिए। आपको पता होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज एक्वायर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं। और हमें ये भी पता है कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन या तीन इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो सीधी सी बात है कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में चार्ज का ट्रांसफर जो होगा वह इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E के मल्टीपल इंटीग्रल फॉर्म में होता है, पूर्ण गुणित रूप में होता है। इसी फिनोमिना को हम क्वांटाइजेशन या एटॉमिसिटी ऑफ चार्ज कहते हैं। कहने का मीन्स ये है कि चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट पर या एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर चार्ज का जो ट्रांसफर होता है वह ऑलवेज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज स्मॉल ई के मल्टीपल इंटीग्रल फॉर्म में होता है। इसे ही हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि चार्ज का ट्रांसफर ±1e ±2e ±3e इसी अमाउंट में होगा। इसके फ्रैक्शनल अमाउंट में कभी भी नहीं होता है। उम्मीद करता हूं कि ये बातें आप लोगों के समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगला टॉपिक, मैंने कल भी नाम लिया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब बच्चों, यहां पर आप लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या है। तो सुनो ध्यान से। किसी भी ऑब्जेक्ट के चार्जिंग के दो तरीके होते हैं। एक होता है बाई कांटेक्ट और एक होता है विदाउट कांटेक्ट। बाई कांटेक्ट में हमें दो ऑब्जेक्टों को आपस में रब्ड करना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है। लेकिन किसी भी ऑब्जेक्ट के चार्जिंग का वह मेथड जिसमें कि दोनों ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते हैं बल्कि कुछ दूरी पर होते हैं और ऑब्जेक्ट पर चार्ज आ जाता है, तो चार्जिंग के इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। अब आप इसको इस एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए। सपोज कर लीजिए कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है ए और इस पर पहले से पॉजिटिव चार्ज है, और ये कोई एक दूसरा कंडक्टर है बी। ये कंडक्टर है और ये अभी कंडक्टर ए से बहुत दूर है, फार डिस्टेंस पर है, फार डिस्टेंस पर है। तो ऐसी सिचुएशन में कंडक्टर बी पर कोई भी चार्ज इंड्यूस्ड नहीं होगा। लेकिन जब हम इसी कंडक्टर बी को कंडक्टर ए के नजदीक में लेके आते हैं, तो अब होता क्या है, कंडक्टर ए का जो पॉजिटिव चार्ज है वह कंडक्टर बी के फ्री इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इससे क्या होता है कि कंडक्टर बी के
इस नजदीक वाले इंड पर फ्री इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी बढ़ जाती है, कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, जिससे कि कंडक्टर बी के इस नियर वाले नजदीक वाले इंड पर नेगेटिव चार्ज का कंसंट्रेशन अधिक हो जाएगा और ये जो दूर वाला इंड है, फार इंड है, यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉनों की कमी होने से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। कहने का मतलब ये है कि अब इस कंडक्टर बी के नजदीक वाले किनारे पर इसी के इक्वल का नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाता है और दूर वाले इंड पर इसी के इक्वल का पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है। इसी फिनोमिना को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। इसका मीन्स ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इज ए प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ एनी बॉडी ड्यू टू विच charge is induces at end of conductor without actual contact with charging body। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन चार्जिंग का वह मेथड है जिसमें कि किसी कंडक्टर के एंड पर, किनारों पर चार्ज बिना वास्तविक कांटेक्ट के ही इंड्यूस्ड हो जाता है या पैदा हो जाता है। आप यहाँ पर देखिए दोनों कंडक्टर हैं, तो यहाँ पर कंडक्टर बी के इस वाले एंड पर इसी के इक्वल मैग्नीट्यूड का नेगेटिव चार्ज और दूर वाले एंड पर इसी के इक्वल मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो गया। इसी तरीके से यदि हमारे पास कंडक्टर ए पर अगर नेगेटिव चार्ज होता और कंडक्टर बी को हम जो है कंडक्टर ए के समीप में लाते, क्लोज में लेकर के आते, तो ऐसी सिचुएशन में कंडक्टर ए का जो नेगेटिव चार्ज है वह कंडक्टर बी के फ्री इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। इससे दूर वाले किनारे पर फ्री इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी बढ़ेगी, लेकिन नजदीक वाले किनारे पर फ्री इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। इससे नजदीक वाले इंड पर इसी के इक्वल मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव चार्ज और दूर वाले इंड पर इसी के इक्वल मैग्नीट्यूड का नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के प्रोसेस में जिस कंडक्टर पर चार्ज इंड्यूस्ड होता है उसमें नजदीक वाले इंड पर हमेशा गिवन कंडक्टर के चार्ज के अपोजिट नेचर का चार्ज इंड्यूस्ड होता है और दूर वाले पर इसी के लाइक नेचर का चार्ज इंड्यूस्ड होता है। यहां तक तो उम्मीद है सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब यहां पर मैटर ये उठता है कि अगर हम फिगर फर्स्ट की बात करें, फ्रॉम फिगर फर्स्ट ये है कंडक्टर ए और ये है कंडक्टर बी। इस पर प्लस क्यू चार्ज है, इस पर माइनस क्यू, इस पर प्लस क्यू। अब अगर हम कंडक्टर बी के फार एंड को, दूर वाले किनारे को अर्थेड कर दें, तो ऐसा करने से अर्थ से फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर बी के इस सिरे पर पहुंच करके इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। इससे क्या होगा कि जो फाइनल जो सिचुएशन होगी
देखो बच्चों इस टाइप की होगी। अब इस कंडक्टर बी के इस एंड पर केवल नेगेटिव चार्ज ही रह जाएगा। अब अगर हम इस कांटेक्ट को हटा देंगे, अगर हम यहाँ पर अर्थ से कनेक्शन को हटा देंगे तो यही नेगेटिव चार्ज इस कंडक्टर के पूरे सरफेस पर यूनिफॉर्मली एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इंडक्शन के प्रोसेस में फार एंड पर जो चार्ज इंड्यूस्ड होता है वही कंडक्टर को छोड़ करके अर्थ में चला जाता है या फिर अर्थ से कंडक्टर में आ सकता है। क्लोज एंड वाला जो चार्ज होता है यह ऑलवेज इसके अट्रैक्शन से हमेशा बाउंड रहता है, यह कभी भी कंडक्टर को छोड़ करके जाता नहीं है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से फाइनली मैं आपको एक बार और बता दे रहा हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन चार्जिंग की वह प्रक्रिया होती है जिसमें किसी भी कंडक्टर पर चार्ज का इंडक्शन या चार्ज जो इंड्यूस्ड होता है यह बिना किसी एक्चुअल कांटेक्ट के होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इज a process of charging of any conductor without actual contact of that conducting body with another charging body। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब बच्चों कुछ बातें आप लोग अपने नॉलेज के लिए दिमाग के अंदर बैठा लीजिए, मैं उन बातों को जा रहा हूं बताने। चार्ज की जो SI यूनिट होती है वह है कूलम। इसी तरीके से कुछ बातें और भी आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोगों ने मास के बारे में पढ़ा होगा। ये मास भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है रेस्ट मास, दूसरा होता है डायनामिक मास। अब बच्चों आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी ये रेस्ट मास क्या है। देखिए, जब किसी भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होती है, नगण्य होती है, तब ऐसी सिचुएशन में उस पार्टिकल या बॉडी के मास को हम रेस्ट मास कहते हैं। और जब किसी पार्टिकल या बॉडी की स्पीड लाइट के स्पीड के कंपेयर में होती है, समतुल्य होती है, इक्विवेलेंट होती है, लेकिन लाइट की वेलोसिटी से कम होती है, तब उस पार्टिकल या ऑब्जेक्ट के मास को हम डायनामिक मास कहते हैं। कहने का मीन्स ये है कि देखो बच्चों यहां पर देखो ध्यान से, ये मास जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। ये है रेस्ट मास और दूसरा है डायनामिक मास। डायनामिक मास m0 and m। रेस्ट मास के बारे में दिमाग में आ गया होगा बच्चों, पूरी बात तो मैंने समझा ही दिया है। अब इन दोनों में रिलेशन क्या है, यहां रिलेशन को आप देखिए। डायनामिक मास की वैल्यू होती है m इज इक्वल टू m0 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। हम यही वह रिलेशन है, यही डायनामिक मास और रेस्ट मास में रिलेशन है। यहाँ पर जो c है यह स्पीड ऑफ लाइट है और b जो है यह ऑब्जेक्ट या पार्टिकल की वेलोसिटी है। अब आप इस फार्मूले को ध्यान से देखिए और कुछ एग्जाम्पल से इस बातों को समझिए। जैसे जैसे पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे पार्टिकल या ऑब्जेक्ट का डायनामिक मास बढ़ता है। आप इस एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल नंबर 1, इफ b इज वेरी वेरी लेस देन c,
कहने का मतलब ये है कि पार्टिकल या ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लाइट की स्पीड की रिस्पेक्ट में नेग्लेजिबल है, तो ऐसी सिचुएशन में b² टेंड्स टू 0 होगा, क्योंकि बहुत ही छोटा है। तो ऐसी सिचुएशन में m की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे तो m की वैल्यू क्या होगी, m0 होगी। कहने का मीन्स ये है कि जब पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में नेग्लेजिबल होती है, तो ऐसी सिचुएशन में पार्टिकल का डायनामिक मास उसका रेस्ट मास ही होता है। और भी आगे देखो बच्चों, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल हमारा पढ़ाने का यहाँ पर नजरिया ऐसा होगा जैसे कि आप क्लास में बैठ करके क्लास रूम का आनंद ले रहे हो, बिल्कुल क्लास रूम जैसा। आप चाहें तो नोट्स को भी बना सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 को आप देखिए। ए b = c/2। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी की आधी हो गई तो देखा जाए क्या होता है। यहां पर आप रख लीजिए b के स्थान पर c/2, m की वैल्यू हो जाएगी m0 अपॉन √1 - b के स्थान पर c/2 रखेंगे, स्क्वायरिंग कर दो तो ये हो जाएगा c²/4, और नीचे पहले से ही c² है, दोनों कैंसिल हो गए, ये हो गया m0 अपॉन √1 - 1/4। एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करोगे तो 3/4, 4 का स्क्वायर रूट 2, ये ऊपर चला गया तो 2m0 अपॉन √3 आ गया। कहने का मीन्स ये है कि अब जो है डायनामिक मास रेस्ट मास के रिस्पेक्ट में कुछ अधिक हो जाएगा। इसी तरीके से अब आप और भी आगे देखिए। ए b = 9/10c। कहने का मतलब यह है कि यदि पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी की 90% हो जाए तो देखिए यहां पर, देन m की वैल्यू हो जाएगी m0 अपॉन √1 - 9/10 यहां रखेंगे तो 81/100। c², नीचे पहले c² है, दोनों कैंसिल हो गए। 81/100 सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा m0 अपॉन √19/100। ये 10 होगा, इसका स्क्वायर रूट, इसको आप ऊपर लेके जाइए, ये हो जाएगा m = 10 m0 अपॉन √19। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल देख लो बच्चों, नंबर 4। ए b टेंड्स टू c। अगर पार्टिकल की स्पीड लाइट की स्पीड की तरफ टेंड कर जाए, यहां रख दीजिए भाई, तो c² अपॉन c², ये 1 आ जाएगा, 1 - 1 0। तो ऐसी सिचुएशन में m टेंड्स टू इंफिनिटी। कहने का मीन्स ये है कि इन एग्जाम्पल से एक बात तो क्लियर हो गई, जैसे जैसे पार्टिकल की स्पीड बढ़ती जाती है वैसे वैसे पार्टिकल का डायनामिक मास भी बढ़ता है, और जब पार्टिकल की स्पीड लाइट के स्पीड के इक्वल हो जाएगी तो पार्टिकल का मास इन्फिनिटी की तरफ टेंड होगा, जो कि इम्पॉसिबल है। इससे प्रूफ हो रहा है कि आइंस्टीन के रिलेटिविटी थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी पार्टिकल की स्पीड लाइट की स्पीड के इक्वल नहीं हो सकती। उम्मीद करता हूं बच्चों ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद कुछ विशेष बातों को आप लोग अपने दिमाग के अंदर भर लीजिए। पहली बात ध्यान रखिएगा बच्चों, विदाउट रेस्ट मास, बिना रेस्ट मास के
चार्ज का एग्जिस्टेंस नहीं होता। दिमाग के अंदर बैठा लो या लिख लो, बिना रेस्ट मास के चार्ज किसी भी सिस्टम पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट रेस्ट मास। अब तुम लोग बच्चों दूसरा पॉइंट याद करो, जितने भी तुम्हारे फोटान होते हैं इन सभी फोटानों का रेस्ट मास 0 होता है। यही कारण है कि फोटानों पर कोई भी चार्ज नहीं होता। उम्मीद करता हूं ये बातें दिमाग के अंदर बैठ गई होंगी। जितने भी फोटान होते हैं, चाहे वह लाइट फोटान हो, एक्सरे फोटान हो, अल्ट्रावायलेट फोटान हो, गामा रे फोटान हो, इंफ्रारेड फोटान हो, कोई भी फोटान हो, उन सभी फोटानों का रेस्ट मास 0 होता है। यही रीजन है कि फोटानों पर कोई भी चार्ज नहीं होता। कह सकते हैं कि फोटान पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। क्लियर हो गया? ये सब कुछ विशिष्ट बातें थी, स्पेसिफिक बातें थी, जिसे कि आप लोग अपने दिमाग के अंदर रखिए। अब हम लोगों ने जितनी बेसिक बातें थी उनकी जानकारियां पढ़ लिया। अब हम लोग सीधे आएंगे यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ पर, और ये कूलम्ब्स लॉ क्या है इसके बारे में भी हम लोग जानकारी लिखेंगे और इस रूल्स को याद भी करेंगे क्लास के अंदर ही। देखिए बच्चों, हम लोगों को ये पता है कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सारी बातें हमें पता है, लेकिन एक क्वेश्चन उठता है कि चार्जों के बीच में डिस्टेंस को चेंज करेंगे तो ये अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स, जिसे कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, इसकी वैल्यू किस तरीके से चेंज होती है। इसी वैल्यू को प्राप्त करने के लिए फ्रांसीसी साइंटिस्ट कूलम्ब ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर 2 पॉइंट चार्जों के बिटवीन वर्क करने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए एक रूल दिया। वह रूल क्या था, आइए आप देखिए। देखो बच्चों, ये रूल क्या है इसके बारे में सुनो। ये रूल यही कहता है, कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स acting between 2 point charges, electrostatic force acting between 2 point charges in air or free space is depends upon number first product of magnitude of point charges and number second inversely proportional to square distance between them। उम्मीद है याद हो गया होगा। दैट इज आप कह सकते हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड नंबर सेकेंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करने के बाद हमें मिलेगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
जब हम लोग प्रोपोर्शनल को यहां से हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट मिलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू मिलती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसको ऐसे समझ लो बच्चों, इसकी वैल्यू यूनिट यही आती है 9 इंटू 10⁹ 9 इंटू 10⁹। यूनिट निकालना होगा। फोर्स की यूनिट है न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट है मीटर, चार्ज की यूनिट होती है कूलम। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो यूनिट क्या मिलेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर कूलम में कूलम का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो पर कूलम स्क्वायर हो गया। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमको मिलती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ऐसी सिचुएशन में अब हम कूलम्स लॉ को इस तरीके से भी रिटर्न कर सकते हैं। F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखो बच्चों, एक बात का विशेष ख्याल रखिएगा, अगर कोई भी प्रॉब्लम में चार्ज और डिस्टेंस सबकी न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है, कहने का मतलब सब के सब आंकिक रूप से दिए गए हैं, तो आप जो है प्रॉब्लम को इक्वेशन नंबर 2 से सॉल्व कीजिएगा। और यदि चार्ज डिस्टेंस ये सभी टर्म के रूप में दिए गए हैं, पद के रूप में, तो ऐसी सिचुएशन में आप प्रॉब्लम को इक्वेशन नंबर 1 से सॉल्व कीजिएगा। यदि चार्ज और डिस्टेंस न्यूमेरिक फॉर्म में आंकिक रूप में दिए गए हैं तो ऐसी सिचुएशन में आप प्रॉब्लम को इक्वेशन नंबर 2 से सॉल्व कीजिएगा। और अगर टर्म में दिया गया है तो आप प्रॉब्लम को इक्वेशन नंबर 1 से सॉल्व कीजिएगा। हाँ, प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा कि चार्ज को कूलम में रखिएगा, डिस्टेंस को मीटर में रखिएगा, तब इस फोर्स की वैल्यू जो है वह हमें न्यूटन में मिलेगी। ये जो कूलम्स लॉ है, ध्यान रखिएगा बच्चों, ये एयर या फ्री स्पेस के लिए है। एक बात और सुन लो, यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसमें जो एप्सिलॉन नॉट है इसे कहा जाता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात या वायु की निरपेक्ष विद्युतशीलता। अब देखो, इसकी वैल्यू को भी हम बड़े आराम से फाइंड कर सकते हैं। इसे यहां लेके जाओ, बाकी सबको इसको नीचे लेके आओ, ये ऊपर चला जाएगा और इसे नीचे लेके आओ। तो ऐसी सिचुएशन में यहां पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें मिलेगी 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁹ कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू मिलती है हमें 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू होती है। प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय हम इसका यूज कर सकते हैं। देखो बच्चों, एक बात का और विशेष ख्याल रखना, कूलम्स लॉ
जो यहाँ पर बताया गया है ये सिर्फ फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए या फिर एयर के लिए ट्रू है। लेकिन जैसे ही मीडियम चेंज हो जाता है वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि अब अगर दोनों चार्जों के बीच में यदि हम मीडियम को चेंज कर दें, ये दोनों पॉइंट चार्ज हैं Q1 और Q2, अब इनके बीच में हम लोगों ने किसी मीडियम को इंट्रोड्यूस कर दिया, मीडियम को डाल दिया, तो हम ये देखते हैं कि चार्जों के बीच में वर्क करने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड यह डिक्रीज हो जाता है। तो इसका मीन्स ये है कि मीडियम में कोई न कोई ऐसी प्रॉपर्टी मौजूद है जो कि चार्जों के बिटवीन वर्क करने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू को डिक्रीज कर रही है। तो उस प्रॉपर्टी को, उस मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हिंदी में परावैद्युतांक कहते हैं। और इस तरीके के मीडियम को हम डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, परावैद्युत माध्यम कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। तो अगर यहाँ पर जो मीडियम है ये है डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। अब अगर इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, और ये मीडियम पूरे स्पेस में भरा हुआ है, दोनों चार्जों के बीच के टोटल स्पेस में ये भरा हुआ है, तो अब जो है चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू घट जाती है, तो इसका मीन्स ये है कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जो प्रॉपर्टी शामिल है वो फोर्स की वैल्यू को डिक्रीज कर रही है, और उसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। इसकी वैल्यू ऑलवेज 1 से ग्रेटर मानी जाती है, 1 से बड़ी मानी जाती है। तब इस सिचुएशन में अब जो है कूलम्स लॉ का पैटर्न थोड़ा सा चेंज होगा। तो देखो बच्चों, इन मीडियम, जब हम मीडियम की बात करेंगे तो मीडियम में कूलम्स लॉ का अब पैटर्न होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये मीडियम में है। यहां पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K जो है यह याद रखिएगा प्योर नंबर है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं, ये सिर्फ फोर्स की वैल्यू को, कितने टाइम्स फोर्स की वैल्यू रिड्यूस होगी, घटेगी, उसके बारे में बताएगा। तो जब किसी प्रॉब्लम में मीडियम दिया होगा तो हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K को भी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय इंट्रोड्यूस करेंगे। देखो बच्चों, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा, वही देखा कि मीडियम में जब हम कूलम्स नियम का यूज करेंगे तो हमें मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इसी इक्वेशन में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, रख देंगे तो मीडियम में भी दोनों पॉइंट चार्जों के बिटवीन वर्क करने वाले फोर्स की वैल्यू हमें बड़े आराम से मिल जाएगी। अब देखो बच्चों, इसी इक्वेशन नंबर 3 में हम लोग एप्सिलॉन नॉट K के स्थान पर एक नए सिंबल एप्सिलॉन का यूज करते हैं। इस एप्सिलॉन को हम कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इक्वेशन नंबर 4 से ये बात क्लियर हो गई कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, इसकी वैल्यू
एप्सिलॉन नॉट से अधिक होगी। अब आप देखिए फ्रॉम 4 से ही आप देख सकते हैं, फ्रॉम 4 से कि ए की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा रिलेटिव डेंसिटी के बारे में। रिलेटिव डेंसिटी के बारे में यूं ही आप समझ लीजिए कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के रियल डेंसिटी में वाटर के रियल डेंसिटी का डिवीजन करते हैं तो हमें उस ऑब्जेक्ट की रिलेटिव डेंसिटी मिलती है। कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी के रिस्पेक्ट में कंपेयर करते हैं तो हमें उस ऑब्जेक्ट की रिलेटिव डेंसिटी मिलती है। ठीक उसी तरीके से जब हम किसी मीडियम के एब्सोल्यूट परमिटिविटी का कंपेयर फ्री स्पेस के एब्सोल्यूट परमिटिविटी से करेंगे तो हमें मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट ये रिलेटिव परमिटिविटी भी है। दूसरे वर्ड्स में आप ये भी कह सकते हो कि रिलेटिव परमिटिविटी ही मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। और क्लियर है इस इक्वेशन से कि इसका जो यूनिट होगा वही इसकी यूनिट होगी, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो रिलेटिव परमिटिविटी की कोई भी यूनिट नहीं होगी, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की भी कोई यूनिट नहीं होगी। उम्मीद करता हूं बच्चों कूलम्स लॉ के बारे में एक नॉर्मल जानकारी हो गई। अब कूलम्स लॉ से संबंधित कुछ विशिष्ट स्पेसिफिक जानकारियां अब मैं आपको जा रहा हूं बताने, उसे आप ध्यान से समझिएगा। Some important points related with Coulomb's law। हेडिंग डाल लीजिए, Some important points related with Coulomb's law। Number first, Coulomb's law is only true for point charges. It is not true for large charges। कहने का मतलब ये है कि कूलम्स लॉ जो है केवल पॉइंट चार्जों के लिए सही है, बहुत बड़े आकार के चार्जों के लिए सही नहीं है। कैसे, इस बात को आप लोग यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। सपोज कर लीजिए कि ये 2 पॉइंट चार्जेज हैं इस पर चार्ज Q1 है, इस पर चार्ज Q2 है और इनके बीच में डिस्टेंस R है। तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग इनके बीच में जो फोर्स होगा उस फोर्स की वैल्यू होगी F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब हम एक काम करते हैं, जिस प्लेस पर चार्ज Q1 है यहीं पर एक बड़े आकार की स्फेरिकल बॉडी लेंगे जिस पर कि चार्ज Q1 ही हो, और इस बड़ी स्फेरिकल बॉडी का सेंटर Q1 के सेंटर पर ही हो। इसी तरीके से एक और स्फेरिकल बॉडी लेंगे जिसका सेंटर Q2 के प्लेस पर हो और इस पर भी चार्ज Q2 हो। अब देखो हम लोगों ने पॉइंट चार्ज के प्लेस पर एक बड़े आकार की स्फेरिकल बॉडी ले लिया। यहाँ पर दोनों स्फेरिकल बॉडीज के सेंटर Q1 और Q2 के ही स्थानों पर है। कहने का मतलब ये है कि इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस R के ही इक्वल है। इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है और इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है।
अब देखो बच्चों होता क्या है इसमें कि इसका पॉजिटिव चार्ज इसके पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में जब इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा और इसका पॉजिटिव चार्ज इसके पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, तो ऐसी सिचुएशन में इस साइड में चार्ज की अमाउंट घट जाएगी और इस साइड में चार्ज का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। इससे क्या होगा कि इस स्फीयर के पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर होगा वह शिफ्ट होकर के यहां से इधर आ जाएगा और दूर हट जाएगा। इसी तरीके से दूसरे वाले स्फीयर में भी पॉजिटिव चार्ज का सेंटर जो है वो शिफ्ट होकर के यहां पर आ जाएगा। तो अब आप लोग जरा इस फिगर को ध्यान से देखिएगा। अब दोनों ही पॉजिटिव चार्जों के सेंटर के बीच की दूरी पहले वाली दूरी से ज्यादा हो जाएगी और जब दूरी इंक्रीज होगी तो अब जो है फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1 स्क्वायर। अब चूंकि तुम लोग देख रहे हो कि R1 की वैल्यू R से बड़ी है, इसका मतलब F1 की वैल्यू क्या होगी, F से कम होगी। देखो बच्चों फिर समझ लो, इसका पॉजिटिव चार्ज इसके पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, इसका पॉजिटिव चार्ज इसके पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में इधर पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, इधर भी पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर है वह इस साइड में शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पर इस साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में अब दोनों चार्जों के सेंटर के बीच की जो दूरी होगी वह पहले वाले डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में अब ज्यादा हो जाएगी। इससे फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। इसी तरीके से अगर एक पॉजिटिव चार्ज होता और एक नेगेटिव चार्ज होता, तब बड़े स्फीयर के केस में उनमें अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन होने से क्या होगा उसको आप देख लीजिए एक और एग्जाम्पल में। नेगेटिव चार्ज है, सेंटर के बीच की दूरी बच्चों R है। अब देखो इस पर पॉजिटिव है, इस पर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में अब इस वाले स्फेरिकल कंडक्टर पर पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन इस साइड में बढ़ेगा, इससे इसका सेंटर पॉजिटिव चार्ज का सेंटर शिफ्ट होकर के इधर आ जाएगा नजदीक में। और ये पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस नजदीक वाले साइड में नेगेटिव चार्ज का कंसंट्रेशन बढ़ने से अब नेगेटिव चार्ज का सेंटर जो है और नजदीक में शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में अब जो है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जों के सेंटर के बीच की दूरी पहले के रिस्पेक्ट में घट जाएगी। तो अब यहां पर देख रहे हो बच्चों कि अब फोर्स की वैल्यू जो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। अब चूंकि R2 की वैल्यू लेस देन R है, इसका मतलब F2 की वैल्यू क्या होगी, F से अधिक होगी। कहने का मतलब यह है कि अब फोर्स की वैल्यू पहले से अधिक हो जाएगी। इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा, इन सभी एग्जाम्पल से एक बात तो क्लियर हो गई कि कूलम्ब्स लॉ सिर्फ किसके लिए ट्रू है, पॉइंट चार्ज के लिए।
बड़े चार्जों के केस में चार्ज सेंटरों के एक दूसरे से दूर या एक दूसरे के नजदीक शिफ्ट होने के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू में परिवर्तन हो जाता है। उम्मीद करता हूं बच्चों दिमाग में ये बात आ गई होगी। ये कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी सुन लो। देखो बच्चों, कूलम्ब्स लॉ भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। मीन्स यह डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। कहने का मतलब यह है कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीन्स कूलम्ब फोर्स, ये दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। बस एक डिफरेंस ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स पॉइंट मास के बीच के मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। कहने का मीन्स ये है कि मास, दो पॉइंट मासेज हैं, इनके बीच में एयर हो, फ्री स्पेस हो, वाटर हो या कोई भी मीडियम हो, इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू उतनी ही रहेगी, मीडियम पर डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो वैल्यू होती है यह चार्जों के बीच के मीडियम पर डिपेंड करता है। मीडियम चेंज होने से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाती है। कहने का मीन्स ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डज डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन पॉइंट चार्जेस, बट ग्रेविटेशनल फोर्स is not depends upon nature of medium between point masses। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तीसरी बात, ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के रिस्पेक्ट में नेग्लेजिबल होता है। यही रीजन है कि नॉर्मली जो होता है हम चार्जों के बीच में, छोटे चार्जों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड जो शेष इंपॉर्टेंट बातें होंगी और जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सब शुरू होने वाले हैं वह हमारे अगले एपिसोड, कह सकते हैं कि पार्ट 3 में आएगा। आज ये पार्ट 2 था जिसमें कि हमने सारी की सारी बेसिक बातों को बताया। कूलम्ब्स लॉ भी दिमाग में आ गया होगा, कूलम्ब्स लॉ के कुछ लिमिटेशंस भी आप लोगों के दिमाग में आ गए होंगे, और जो बातें आप लोगों के नहीं समझ में आई होंगी आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर अगले ही पार्ट में डाल दूंगा। तो अगला पार्ट भी हमारा आज ही पार्ट 3 जो है वह YouTube पर अपलोड हो जाएगा। बस बच्चों मैं आपसे यही विनम्र निवेदन करूंगा कि आप लोग हमारे टॉपर चॉइस बाय यश कुमार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने मित्रों को बताइए वे लोग भी सब्सक्राइब करें। इससे हमारा उत्साहवर्धन होगा और हम प्रयास ये करेंगे कि आपको बेस्ट नॉलेज दें और बेस्ट टीच करें, जिससे कि आप घर बैठे बैठे हर चीज़ें याद भी कर लें। तो बच्चों हमारा जो पार्ट 3 होगा और पार्ट 4 होगा उसमें टोटल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैं सॉल्व कराऊंगा। ये प्रॉब्लम एनसीईआरटी से होंगे और अन्य बुकों से होंगे। मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को बोलूंगा, आप चाहें तो लिख लीजिएगा या सुन लीजिएगा। मैं सीधे प्रॉब्लम ब्लैक बोर्ड पर सॉल्व करूंगा और उसका रूल बताऊंगा कि आप प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, किस तरीके से प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व करेंगे, शॉर्टकट सॉल्व करेंगे और सही सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, मैं फिर कह रहा हूं कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों से सब्सक्राइब करवाइए।
थैंक यू बच्चों।